साइंटिफिक एवेल्युएशन जो कि नार्को टेस्ट होगा वो क्या है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। मेरे साथ इस विनायक अस्पताल में डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का पूरा पैनल है। वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सौरभ जो कि एमडी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि आखिर आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। उसके साथ हमारे पास यहां पर इस विशेष वार्ड में हमने एक डमी भी रखा है। आमतौर पर जब तस्वीरें, जो आपने अगर याद हो कि कसाब की जो नार्को की वीडियो आई थी, लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर अनुज त्रिपाठी हैं जो कि एनेस्थीसियस्ट हैं, यानी ये एनेस्थीसिया देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वार्ड में हम यहां पर हैं, ये समझाने के लिए आम भाषा में कि आखिर नार्को टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। वेद जी, पहले तो पुलिस के नजरिए से कि नार्को टेस्ट जरूरी क्यों है। अगर आरोपी ने, जहां की श्रद्धा केस की बात है, आपने देखा है नजदीक से कि आरोपी ने सब अपने बयान में सब कुछ कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रुथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल है, वो जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाएं, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। सवालों पर आते हैं डॉक्टर सौरभ। जब भी नार्को होगा, एक अवस्था होनी चाहिए हेल्थ की। अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं फसल को, कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां होती हैं नार्को टेस्ट से पहले। किस तरह की तैयारियां होती हैं जिसके पहले कि आरोपी का इस तरह का टेस्ट किया जाए? देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका शरीर किसी रिस्क पे आ जाए उन्हें एनेस्थेटिक एजेंट्स एडमिनिस्टर करने के दौरान। तो यही वो प्री नार्कोटिक चेकअप होता है जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, पेशेंट को हम सेफली वो एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज त्रिपाठी। हमें ये बताइए कि ये लीजिए माइक आपने अपने पास, मुझे ये समझाइए कि एनेस्थीसिया शरीर में क्या काम करता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि सर्जरी होती है, सुन्न करने के लिए लगा दिया जाता है ताकि उस शरीर के हिस्से पर दर्द ना हो। एनेस्थीसिया नार्को टेस्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है? नार्को टेस्ट, जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि जो केस के कारण नार्को एनालिसिस हम कर रहे हैं, एसीपी जी ने आपको बताया नार्को टेस्ट हम कर रहे हैं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटोल होता है, सोडियम एमेट्रोल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को हम देते हैं या फिर किसी भी बंदे पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें रहती हैं। एक तो हम उसको पेन से निजात दिलाते हैं, एक उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब बात आती है, अब यहां शुरू होता है काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। डॉक्टर पुनीत, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नार्को टेस्ट में क्या होती है और ऐसे कौन से वो मानसिक अवस्था में वो होता है ताकि वो आपके सवालों को सुन पाए और उसका जवाब दे पाए? जब ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता और वो सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही सही जवाब देता है जो है। क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है।
और मुझे वो ये आराम बताइए से कि सब जवाब दे जैसे पाता कोई है। आदमी सबकॉन्शियस अवस्था में है जी। तो हम आमतौर पर जब बात कर रहे हैं, मेरे लंबे सवालों को आप सुन और समझ सकते हैं। नार्को के टेस्ट के लिए एक आदमी जो सबकॉन्शियस अवस्था में है, हाँ। उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, सवालों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कितने शब्द होते हैं, और वो जो जवाब देता है वो कैसे होते हैं, और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है? सवाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को दो या तीन दफा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीजें उनकी सब मैच करें। वेद जी, आपने कई सारे केस में इन्वेस्टिगेशन किया है। नार्को से पहले, अगर जहां तक मुझे याद है, देखिए श्रद्धा केस में जो आफ्ताब है उससे कई सारे सवाल किए गए हैं, उसने अपना अपराध कबूला है। नार्को टेस्ट में पुलिस को ऐसा क्या हासिल होगा जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, या जिसका साइंटिफिक या कानूनी ऐसा मामला हो कि जो अदालत में साबित हो सके? देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन को कोरोबरेट करने के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग क्वेश्चनायर जो उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसके दौरान जो बताएगा, रिवील करेगा, उनके बिना पर कोई फैक्ट्स की रिकवरी होती है। जैसे चक्कू की रिकवरी होनी है, उसके हेड को आपने कहां थ्रो कहा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहां भेजा, आपने उसके मरने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, बॉम्बे कब गए, आपने इससे पहले उसकी जो प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी, आप श्रद्धा को कैसे जानते। कुछ ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चंस इनिशियली पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये अचेतन अवस्था में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस के सामने आफ्ताब ने बयान दिए उनमें से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हों, और नार्को टेस्ट में अगर उसने तब झूठ बोला, वही सवाल नार्को टेस्ट में वो सही तरीके से बता सके? हाँ, बिल्कुल, इसी की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि अदालतों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेस्ट के दौरान में किस प्रक्रिया से आप गुजरे, क्या आपने क्वेश्चंस किए, उसकी क्या रिकवरी हुई, फैक्ट्स की क्या रिकवरी हुई। अब जो क्वेश्चन है, सपोज करो आफ्ताब से पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या आलम था, तो वो यदि बताएगा नहीं है, सही है, तो डिसाइड होगा कि अचेतन अवस्था में पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया। तब आप उससे एक क्वेश्चनायर, जो एक सॉफ्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा कि आपने ही इसको मारा, श्रद्धा को मारा, वो उसका क्या रिएक्शन आएगा। वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, पल्स रीड की जा रही है, हार्ट की बीट्स रीड की जाएंगी, और उसके जो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आज डिजिटल का टाइम है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद जो फर्दर लीड्स वो देगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम फिर फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। पुलिस के लिए एक रास्ता मिलता है। नार्को, आपको याद होगा तेलगी घोटाला एक बहुत बड़ा केस था, उसमें नार्को ये आम केस में नहीं किया जाता, नॉर्मल केस में नहीं किया जाता। आता हूं सर, एक बारीकी उन्होंने बात की, ये जो हम शरीर पर इस तरह के टेस्ट में देखते हैं कि ये पल्सेस लगाए गए हैं, मीटर लगाए गए हैं, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्या, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चीट कर जाते हैं। क्या इस श्रद्धा केस में ऐसी संभावना है कि आफ्ताब इस टेस्ट को भी चीट कर सकता है? जिस तरह अगर उतनी इस तरह बातें बनाई हैं, पुलिस को भी मेहनत हो रही है सबूत जुटाने में, क्या संभव है कोई ऐसी मेडिकल अवस्था में नार्को टेस्ट भी चीट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है, और ये पाया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नशे की अवस्था में, अचेतन अवस्था में भी झूठ बोलने की एक क्षमता रखते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भी वो ब्लफ कर सकते हैं, भले ही वो नार्को टेस्ट के दौरान हो। तो इसीलिए इसकी एक corroborative वैल्यू है इस टेस्ट की, और इसको एक कोर्ट जो है वो भी ये नहीं मानता कि ये जो पल्सेस हम बॉडी पे लगाते हैं, दरअसल वो क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है और कैसे हम समझते हैं, अगर आम भाषा में समझना चाहें कि वो करते क्या है? देखिए, ये पाया गया है मेडिकल साइंस में कि जब भी कोई इंसान जो है झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो उसके जो वाइटल्स होते हैं, जैसे उसका पल्स रेट है जो कि ये मॉनिटर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, 86 करके जो आ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ में ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट के, वो राइज करने लगते हैं जब कोई पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश करता है। उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो छाती का जो ये थ्रस्ट आ रहा है जब वो सांस लेता है मरीज, ये बढ़ जाता है। पसीने आने लगते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जब वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बात रखी
कि और ऐसा कोई आदर्श मिश्रा हमारे साथ इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं। देखिए, अब ये एक पूरा बड़ा पैनल है। हम आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नार्को टेस्ट से हासिल क्या होगा और कितना महत्वपूर्ण है। आदर्श, एक सवाल आपसे ये कि फॉरेंसिक के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है नार्कोटिक्स टेस्ट को कंडक्ट करना, किन किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं और कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल जो है वो कहां तक किया जा सकता है? देखिए, कई बार जो जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सब कॉन्शियस स्टेज में हैं, लेकिन जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये लोग क्या होता है, पहले से गूगल पे सर्च करके रखते हैं कि कितनी देर में होगा, या कई बार क्या होता है कि उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है किसी भी ड्रग को हाँ, मतलब ब्लफ किया जा सकता है, ब्लफ नार्को किया टेस्ट जा की? सकता है। लेकिन देखो, जो पहली बार जिसके साथ हो रहा है तो इतना चांसेस नहीं है कि वो कर पाएगा, बट देखो पॉसिबिलिटी उस चीज की बिल्कुल है। और अगर ऐसे केस होते हैं डॉक्टर पुनीत, तब मनोचिकित्सक का काम आता है कि अगर कोई पेशेंट ब्लफ कर रहा है नार्को टेस्ट, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उस अवस्था में भी सही सवाल पूछ के सही जवाब निकलवाया जा सके? वही जो क्वेश्चन एक दफा हमने जो पूछा है उसी को घुमा फिरा करके 3-4 दफा पूछना पड़ता है, तो उससे उसका सही आंसर निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, जो हम जो ये मॉनिटर पर देख रहे हैं या इनका जो ईईजी कर रहे हैं या ईसीजी कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्दे रखते हुए हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या अभी भी हमारे को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आदर्श, मुझे बताइए, कितने लोग होते हैं नार्को टेस्ट जब होता है जो सवाल पूछते हैं? सवाल में जो पेस होता है वो कितना होता है, टोन कितनी होती है, शब्द कितने होते हैं? देखो, जनरली तो ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है जिसका कर रहे हैं उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन में भी लेटा हुआ है। तो जनरली यस और नो या उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपने हथियार कहाँ रखा है, या जिससे छोटे छोटे आंसर्स मिल सके। क्या उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो भी शामिल होते हैं सवाल पूछने बिल्कुल के लिए? होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पैनल हमारे पास है। वेदभूषण जी, अगर आफताब ऐसे जब बेड पर लेटा होगा, पहले वो कौन से सेट के सवाल होंगे इस केस को देखते हुए जो आपको लगता है जो पुलिस पूछने की कोशिश करोगे? जैसा आदर्श ने बताया कि जवाब चूंकि हाँ और ना में निकालना है, तो वो कौन से सवाल होंगे जिन पर पुलिस फोकस कर सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी टेक्निक्स है, उसका विजडम है कि किस तरह का क्वेश्चनर वो तैयार करते हैं। पहले लीडिंग क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं, उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाता है कि लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो अपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो उसमें कम ज्यादा या अकॉर्डिंगली भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आफताब, तुमने ही मारा था, तुमने ही इसको मारा था, श्रद्धा को मारा था, बताइए आपने क्यों मारा? तो एकदम से उसको एकदम से कोई रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन पुलिस को चाहिए, वो रिकॉर्डिंग। क्या इन सवालों में उस समय एग्रेशन होता है? जब पुलिस हो, फॉरेंसिक के लोग हो या डॉक्टर सवाल पूछे, क्या उसमें एग्रेशन होता है? बिल्कुल एग्रेशन होता है, बार बार पूछा जाता है, आप बताइए, दोबारा उसको बॉडी को हिला के आप बताइए आपने क्यों मारा उसको। आपने मैं तेलगी घोटाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेलगी घोटाले में उसने शरद पवार जैसे पॉलिटिशियन का नाम लिया कि वो भी उसमें इन्वॉल्व था, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का नाम लिया। तो ये तमाम चीजें बार बार आपने देखा उस वीडियो को, उसमें बार बार उसको बॉडी बताइए, आप शरद पवार का नाम क्यों ले रहे हैं, आप डिप्टी सीएम का नाम क्यों ले? तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सवाल छिपा हुआ था, उसका रिप्लाई दे रहा है। इसी तरह जब आफताब से हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे उससे तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चनर हम बना के ले जा रहे हैं वही काम आए, हो सकता है वो पहले इन चीजों का जवाब देते हो, क्वेश्चन का मायना कोई रद्द नहीं जाता। ये आईओ के विजडम और उसका जो रेस्पॉन्स है, किस तरह से आईओ इंटेलिजेंटली अपने सवालों को कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप सब लोग तो हमारे सहायक है, हमारी मदद के लिए है कि इसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कहीं इसकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होगी, वो तमाम हमारी मदद के लिए है। बेसिकली इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ आईओ ओनली। डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने एक बात कही कि मेडिकल कंडीशन बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अदालत भी देख रही है उसके सामने और कई बार आपको उसकी जान माल की जिम्मेदारी वो पुलिस की है। क्या मेडिकल अवस्था बिगड़ने की स्थिति भी होती है नार्को में, और अगर वो होती है वो कौन सा स्टेट होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि पेशेंट की उस समय जो स्थिति है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, तो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सारी तैयारियां रखी जाती हैं, उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। उस समय पे अगर कोई दिक्कत आती है, जो मॉनिटरिंग्स चल रही हैं, ये सारे वाइटल पैरामीटर्स जो शरीर के हैं, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट्स हो गए पेशेंट के, उन सब की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जाती है, जिससे कि एनेस्थेटिक एजेंट की ओवरडोज होने पर
बाई चांस, वैसे तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट, और एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमेशा बने रहते हैं, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक वेंटिलेशन सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ भी दर्शाया हुआ है, ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है कि पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है या फिर कहीं बीपी वगैरह उसका क्रैश करता है तो उसको तुरंत जो है रेजिस्टेट किया जा सके और वापस लाया जा सके। को रोक दिया जाता है जी। यदि उसकी लाइफ खतरे में आ रही है तो डॉक्टर्स तुरंत बताएंगे कि तुरंत इसको तमाम चीजों को हटाओ, इसको नॉर्मल होने दो, दोबारा वी विल स्टार्ट। क्योंकि ये पुलिस को 5 दिन का टाइम दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि बाय द वे आज आफ्ताब पर हमारा टेस्ट कामयाब ना हो पाए, ये बॉडी इसकी रजिस्ट ना कर पाए, ना ले पाए इन तमाम चीजों ऐसी को। संभावना कम होती है कि पुलिस कहे कि हमें सवाल पूछने हैं, क्या डॉक्टर परमिशन फिर भी देंगे कि अगर अवस्था खराब है तो भी आप सवाल पूछते रहें? नहीं, ऐसे में बिल्कुल प्रोसीजर को रोक दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ है वो एटमोस्ट है। अगर वो प्रूव भी हो जाता है कि वो जो है क्रिमिनल है या उसने क्राइम कंडक्ट किया है, उसके बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ ये परमिशन नहीं देता कि आप उसके साथ जो है अगली प्रक्रिया, मान लीजिए अगर रुक गया हमें दोबारा करना है, वो अगली कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से एक बार पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करके और दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है। क्या उसके लिए उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है डॉक्टर पुनीत जैन? क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्थिति खराब हो जाती है, बीच में रोकना पड़ता है टेस्ट, तो क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी दोबारा की जाती है कि एक बार फिर से समझे कि वो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेंट तो दे चुका है? वो उसका फिर से साइकोलॉजिकल, सारा मेंटल, सारा फिजिकल चेकअप होता है। जब वो सारे पैरामीटर्स ओके होते हैं तभी हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो जो पैरामीटर्स ओके नहीं है, दैट मीन्स दिस सब्जेक्ट इज नॉट रेडी, सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। जब तक जो एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं उनका इफेक्ट, जैसे हमने आज इसका टेस्ट किया, आफ्ताब का आज टेस्ट हुआ, जो भी एनेस्थीसिया में हमने ड्रग दिए और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई या फिर हमें रिसक्सीडेट करना पड़ा पेशेंट को, तो जब तक वो ड्रग्स का इफेक्ट वॉश नहीं हो जाता है बॉडी से, तब तक हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हम फिर से प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन उसका करेंगे कि हम वो ड्रग्स देने के लिए दोबारा से तैयार है, पेशेंट लेने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके बाद ही हम परमिशन देंगे कि हम फिर उसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में वो कौन सी अवस्था होती है जब आप ये गो अहेड देते हैं कि अब वो दोबारा जो है टेस्ट करने के लिए तैयार है? डॉक्टर साहब, वो वही जैसे डॉक्टर अनुज ने बताया कि एक बार दोबारा से रीअसेस किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन फिट है कि नहीं है दोबारा से नार्को एजेंट्स लेने के लिए, और अगर उस चेकअप में वो क्लियर होता है तो फिर उसको दोबारा हम लोग नार्को टेस्ट के लिए ले सकते हैं। तो दरअसल हमने एक आसान प्रक्रिया के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कानूनी रूप से वो कितना जरूरी है, पूरी जांच में वो कितना महत्वपूर्ण है, किस जांच को कैसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उन बारीकियों पर भी कि आखिर इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान जो आरोपी है उससे क्या क्या से गुजरना होता है और उसके बाद कैसे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए जांच को सही दिशा मिल सके।